जय हिंद बच्चों। ये अध्याय 2 का आखिरी वीडियो होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में। तो लवण के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बोल देना चाहता हूँ कि इसको समझने से पहले आप लोगों ने जो इसके पहले का वीडियो है नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लें, और जिन्होंने देख लिया है उनको ये लवण का जो पार्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है एसिड जिसको हम लोग कहते हैं अम्ल, और बेस जिसको हम लोग कहते हैं क्षार। इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बढ़िया से पढ़ लिया है, और पीएच स्केल में इसको कैसे रीडिंग लेते हैं उसको भी हम लोगों ने बहुत बढ़िया से पढ़ लिया है। और जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें जा कर के उसको पढ़ लें ताकि ये वाला पोर्शन आपको लवण जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हुए हम लोग आज का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। आज का ये पोर्शन शुरू करते हैं जिसमें हम लोग आज पूरा अध्याय 2 को कवर अप कर लेंगे, और इसी के साथ हमारा ये दोनों अध्याय क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं लवण। लवण होता क्या है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो लवण एक प्रकार से देखा जाए तो ये उदासीन होता है ना। मतलब इसमें ना अम्ल का गुण रहेगा ना ही ये क्षार का गुण रहेगा। ठीक है, ये उदासीन रहेगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि लवण का पीएच हम 7 मान के चले? बोल सकते हैं, ज़रूर बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। तो लवण बनता कैसे है उसके ऊपर हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे इसका परिभाषा सबको लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने देखा है कि अम्ल में H+ आयन रहता है ना, और क्षार में क्या रहता है, OH- आयन रहता है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो हम लोगों ने रासायनिक गुण में ये भी देखा है, अम्ल प्लस क्षार अगर क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, एक बनता है लवण और दूसरा बनता है जल, है ना। ये इसके रिएक्शन से क्या क्या बनते हैं, लवण और जल। तो लवण और जल कैसे बनते हैं, तो जैसे बेसिकली आप लोग इसको देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा कि देख रहे हैं जैसे हम कि अम्ल जो है उसमें H+ है और क्षार जो है उसमें OH- है। ठीक है, तो हम अगर बात करें अम्ल का H जो है, अम्ल का H और क्षार का OH अगर मिल जाएगा तो ये क्या बन गए, H2O बन गए। और साथ में दूसरा कोई पदार्थ भी तो बनता होगा, तो वो कहलाता है लवण। तो इसका हम लोग सिंपल सा एक उदाहरण देख के समझ सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ये प्रबल अम्ल है जो गैस्ट्रिक एसिड में पाया जाता है, जिसको हम लोग, और NaOH जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा बोलते हैं। अगर ये दोनों रिएक्शन करता है तो देखिए ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि अम्ल का H+ आयन जो दिख रहा है आपको और क्षार का OH- आयन, ये दोनों मिलकर के एक बार तो ये जल बना लिए, H2O बना लिए, है ना। ये तो बना लिए, दोनों रिएक्शन कर लिए, देख लीजिए ये दोनों रिएक्शन कर लिए हैं। तो अभी हमारे पास बचा और भी तो एक पार्ट है, तो ये भी तो कुछ रिएक्शन करके बनाएंगे। तो यही जो बचे हुए पार्ट हैं वो बनाएंगे, जो रिएक्शन करके वो कहलाएगा हमारा लवण, जो कि उदासीन होगा। ठीक है, तो आप परिभाषा लिख सकते हैं, लवण किसको कहते हैं, अम्ल एवं क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं, है ना, तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। लवण और जल बनते हैं। अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं। ठीक है, तो लवण क्या होते हैं, ऐसे आयनिक यौगिक जिसमें एक धनावेशित, हम लोगों ने देखा ना कि H+ जो है ये धनावेशित था और एक OH था जो ऋणावेशित है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लवण एक ऐसा आयनिक यौगिक है, ये आयनिक यौगिक है ना, जिसमें एक भाग धनावेशित और दूसरा भाग ऋणावेशित होता है। और दोनों ही क्या होते हैं, ये भी देख लीजिए आप, दोनों ही क्या हैं, बराबर हैं।
है ना, दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, तो लवण को हम क्या बोल सकते हैं, लवण विद्युत रूप से विद्युत उदासीन भी होते हैं। ठीक है, जलीय माध्यम में अम्ल एवं क्षार H+ व OH आयन मिल करके, अम्ल तथा क्षार का H+ व OH- आयन मिल करके लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, अम्ल एवं क्षार जब H+ और OH आयन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो जल हो जाएगा, और दूसरा पार्ट जो बच जाएगा वो हो जाएगा हमारा लवण। ये हम लोगों ने देख लिया। तो और इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि लवण जो है वो विद्युत रूप से उदासीन। तो इस pH चार्ट में आप देखिए, इसमें आप लोगों को दिख जाएगा कि जो 7 है वो न्यूट्रल लिखा हुआ है, मतलब ये उदासीन है विद्युत रूप से, और जो 7 से कम है वो अम्लीय है और 7 से अधिक है वो क्षारीय है। ये हम लोगों ने देखा है। तो अब ये सवाल आता है कि जब अम्ल और क्षार मिल करके जब एक लवण बनाते हैं और एक जल बनाते हैं, तो क्या हमेशा ही वो उदासीन रहते हैं या किसी की प्रबलता अधिक होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग जब HCl की बात किए और NaOH की बात किए तो ये हमारा था प्रबल अम्ल और ये था प्रबल क्षार। तब जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब दोनों मिलेंगे तब उदासीन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्रबल अम्ल हो और एक दुर्बल क्षार हो, है ना, जैसे हमारे पास में HNO3 हो और KOH हो, तो क्या ये उदासीन होंगे? लवण जो बनेगा नहीं होगा। तो क्या होगा, KNO3 बनेंगे इससे और प्लस में H2O बनेंगे। तो हमेशा लवण जो है ये उदासीन नहीं होता है। तो जिसकी प्रबलता अधिक होगी, है ना, उसके हिसाब से ही लवण का गुण होगा। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो इसमें क्षार जो प्रबल होगा और अम्ल दुर्बल होगा तो उसके द्वारा बने लवण का प्रवृत्ति क्षारीय लवण होगा। लेकिन जिसमें अगर अम्ल प्रबल होगा और क्षार दुर्बल होगा, उसकी प्रवृत्ति दुर्बल क्षारीय या प्रबल अम्लीय होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब इसको और हम लोग आगे थोड़ा समझते हैं। अम्ल और क्षार की कुछ और रिएक्शन को देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे CO2, है ना, CO2 सॉरी ये छोड़ दीजिए, इसको हम लोगों ने देखा था HNO3 प्लस में KOH जब बना तो क्या हुआ, देखिए अम्ल का जो धनायन पार्ट है, H पार्ट है, वो यहाँ से निकल गया और क्षार का ऋणायन पार्ट है OH वो निकल गया और ये दोनों मिलकर क्या बना लिए, H2। अब बचा क्या, क्षार का धनायन पार्ट बचा है और ये वाला ऋणायन पार्ट है अम्ल का, तो इसका जो है वो ऋणायन पार्ट बचा है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अम्ल का धनायन और क्षार का ऋणायन मिला करके जल बनाते हैं, लेकिन अम्ल का ऋणायन और क्षार का धनायन मिल करके लवण बनाते हैं। ठीक है, तो ये थे लवण। आप लोग इसका और भी अगर रिएक्शन देखना चाहते हैं तो आपके बुक में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ये आपके बुक के पेज नंबर 25 में आपको दिया हुआ है, जहाँ से आप इस सब के उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 25 में दिया हुआ है, ये सब देखिए, ये सब आप उदाहरण नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम देख लेंगे इसमें, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। H2SO4 है ना, ये जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, और CuOH जिसको कॉपर हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बना, CuSO4 और H2O। यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है और कॉपर सल्फेट जो है वो
दुर्बल क्षार है। तो इसकी जो प्रवृत्ति होगी वो क्या होगी, ये होगी अम्लीय लवण होगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं, तो ये सभी उदाहरण को आप एक बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके ये लवण वाला पोर्शन कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा एसिड रेन के ऊपर। ठीक है, एसिड रेन होता क्या है, अम्ल वर्षा जिसको बोलते हैं। तो बात करते हैं हम लोग अम्ल वर्षा की, जिसको हम लोग कहते हैं एसिड रेन। नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो शुद्ध जल, वर्षा के जल को हम लोग मानते हैं क्या, शुद्ध जल। तो शुद्ध जल का pH कितना होता है, 7 होता है ना। तो जब वर्षा के जल का pH क्या होता है, ये जो जल का pH है वो क्या होगा, 5.6 pH स्केल से कम होगा, है ना, से कम होगा, तो उससे हम लोग क्या कर देते हैं, अम्लीय वर्षा करते हैं। क्योंकि हमको मालूम है कि 7 से जब pH कम होता है तो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि जब pH वैल्यू जो है वो 7 से जब कम हो जाएगा या 5.6 से कम हो जाएगा तो उसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये होता कब है, जब आपके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जब आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब आपके वायुमंडल में सल्फर की मात्रा बढ़ जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके 3 क्या क्या कारण हुए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड। तो एसिड रेन के मुख्य ये 3 कारण हैं अम्ल वर्षा के। ठीक है, तो ये तीनों कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं पानी के साथ, जिसके चलते अम्ल वर्षा होती है, उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं CO2 के बारे में। CO2 जब आपका पानी के साथ मिल जाता है, वर्षा के जल के साथ में, तो ये क्या बना लेते हैं, H2CO3। ठीक है, ये हो गया एक रिएक्शन, जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिल करके ये H2CO3 बना दिया। दूसरा हो जाता है कि जब आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो H2O के साथ मिल जाता है तो ये क्या बना देता है, 3HNO3, जिसको हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, और NO। ठीक है, अब यहाँ पे इस समीकरण को बैलेंस करने के लिए आगे में 3 लगाते हैं। इसके बारे में आगे आप लोग पढ़ेंगे, समीकरण को बराबर करना, तुलना करना। ठीक है, ये हो गया दूसरा। और तीसरा होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो मिल जाता है आपका O2 के साथ में, तो यही क्या कहलाता है, 2SO3, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये हुए आपके अम्ल वर्षा। तो ये आप लोगों का चैप्टर हुआ यहाँ से ख़त्म। अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण हुआ ख़त्म, अम्ल क्षार एवं लवण हुआ आपका ख़त्म। अब इसके ऊपर जो बेस्ड कुछ क्वेश्चन है उसको भी मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूँ। फिर अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो से पढ़ेंगे, जो रहेगा अध्याय 3 शायद आपका उष्मा है शायद, है ना, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों का इसका फटाफट क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ। निम्नलिखित लवणों में से अम्लीय तथा क्षारीय लवण की पहचान कीजिए। ये आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, तो आप कर सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी, ये आप बता सकते हैं। जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी, इसको भी मैंने अभी बताया है। ठीक है, क्या होगी जलीय विलयन की प्रकृति, क्या होगी, ये हो जाएगा आपका एक भाग H में आ जाएगा और दूसरा भाग OH में आ जाएगा। मतलब ये जलीय विलयन क्या होगा, इसका आयनिक होगा। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस के ऑक्साइड की अभिक्रिया जल जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया, अम्ल वर्षा के रूप में करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा होता है यहाँ से कंप्लीट। आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा और अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। और ये जो पार्ट है आपका जो दिया हुआ है, हमने सीखा, इसको तो आप ज़रूर पढ़ें एक बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें दिया रहता है ना। और साथ ही साथ मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल में मैथ्स का भी क्लास शुरू हो चुका है, जो कि मैडम पढ़ा रही हैं, उसको भी आप ज़रूर देखें, घर में बैठ के पढ़ाई करें, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ आप लोग अपने दोस्तों को ये वाला चीज़ ज़रूर बताएं कि इस चैनल के माध्यम से क्लासरूम जैसा पढ़ाई हो रही है, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
धन्यवाद बच्चों।